हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑन ईट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर की। देखो भाई, इससे पहले हम पूरा थर्मल फिजिक्स को पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले कैलोरीमेट्री से कहानी शुरू की थी, फिर थर्मल एक्सपेंशन पे आए थे, नहीं केटीजी पे आए थे, है ना। केटीजी के बाद फिर हम थर्मल एक्सपेंशन पे आए और फाइनली अब हम हीट ट्रांसफर पे आए, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि हीट जब ट्रांसफर करती है या फिर जब हीट फ्लो होती है तो उसका प्रोसेस क्या है भाई, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, है ना, तीनों फॉर्मेट में हम ये चीजों को देखते हैं। गैसेस के बारे में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ लिया था अच्छी खासी चीजों से। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, लिक्विड में कैसे हो रहा है, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली बेटा, जब हीट के ट्रांसफर की बात होती है तो तीन जरिए हैं हीट को ट्रांसफर करने के। सबसे पहला जरिया होता है कंडक्शन का, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो मोड है हीट के ट्रांसफर का वो होता है कन्वेक्शन, जो कि जनरली आपको गैसेस में या फिर लिक्विड में देखने को मिलेगा। कंडक्शन आपको सॉलिड में देखने को मिलता है, ये वाला आपको दिखता है गैसेस और लिक्विड में। एंड फाइनली एक थर्ड वाला होता है बेटा रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बातें हो जाती है, तो रेडिएशन पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। सवाल जो हमारे पास आता है ज्यादातर कंडक्शन से आएगा या फिर रेडिएशन से आएगा। कन्वेक्शन से इतना ज्यादा कोई न्यूमेरिकल टाइप का सवाल नहीं बनता है अपने पास। तो क्या है कंडक्शन में, तो मैं बेसिक सी बातें बताता हूं आपको। कंडक्शन में होता क्या है असल में भाई, बोला जाता है कि जब भी किसी भी रॉड को आप हीट करते हो, क्योंकि कंडक्शन का जो पार्ट होता है बेटा वो छू के ट्रांसफर होने वाली चीज है। कंडक्शन मींस ट्रांसफर हो रहा है बाय टचिंग। तो आपने क्या किया, यहां पे आग लगी हुई थी, है ना, ठीक है, समझ जाओ भाई, यहां पे आग लगी हुई थी। अब जब यहां पे आग लगी हुई थी तो क्या हुआ, तुमने यहां पे पास में रख दिया चम्मच वगैरह ले जाके, ठीक है, समझ लो ऐसे लकड़ी में आग लगी हुई थी, तुमने ले जाके रख दिया एक रॉड यहां पे। भैया हम तो रॉड को गर्म करेंगे, है ना। तो एक रॉड पकड़ी और यहां पे तुमने रख दिया। अब छू के रखो इसको, यहां पे आग जल रही है, आग जल रही है, आग जल रही है। तुमने रॉड को यहां पे आग में रख दिया और पकड़ के रखो रॉड को। थोड़ी देर तक पकड़ के रखोगे, हाँ बिल्कुल पकड़ के रखेंगे रॉड को, कोई हमें क्या दिक्कत है सर, पकड़ के रखा रॉड को। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे के बाद तुम इसको नहीं पकड़ पाओगे पर, है ना। इवन मैं तो आधा घंटा बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तुम तो इसको 10-15 मिनट बाद भी पकड़ के नहीं रख सकते। क्यों सर, रॉड तो यहां से गर्म होनी चाहिए थी ना, रॉड यहां से गर्म हो रही थी, तो हम यहां से इसको क्यों नहीं होल्ड कर पाए फिर, है, यहां से हम इसको क्यों होल्ड नहीं कर पाए, मतलब हम, ठीक है, समझ जाओ मेरी भावनाओं को। तो पॉइंट यह है कि जब आप इसको हीट यहां कर रहे थे तो यहां पे गर्म क्यों हुआ ये रॉड, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी सॉलिड को कंसीडर करें तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स की हम बात करते थे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहां पे ये मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने इसके, ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पे बनाए। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज कि भाई जब यहां पे आपने हीट करा तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। बेटा वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे ही ये वाला वाइब्रेट करके इससे टकराएगा वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और अगले वाला भी वाइब्रेट होने लग जाएगा। पास पास है ना, पास पास है ना बहुत ज्यादा। तो अगर एक थोड़ा सा नाचेगा 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 तो उससे दूसरा वाला इंफ्लुएंस होगा, वो भी नाचेगा नाचेगा नाचेगा, है ना। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलता जाएगा एंड इस फॉर्मेट में एनर्जी का ट्रांसफर अपने नेक्स्ट वाले को वो करते रहेंगे। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक को एनर्जी मिली, वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेशन की वजह से दूसरी वाले से टकराया, जाके दूसरे वाले से टकरा के उसको भी उसने एनर्जी का ट्रांसफर किया और ऐसे करते करते एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर जो कि बेसिकली हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बातें करते हैं इट्स ऑल अबाउट द हीट, जो कि एक फॉर्मेट है, एनर्जी का फॉर्म है एनर्जी का। तो एनर्जी का ट्रांसफर होना दैट मींस हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसको एनर्जी मिली, वाइब्रेट किया, अगले वाले से टकराया, जाके अगले वाले से टकराते अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, ये भी वाइब्रेट करने लगा, आगे वाले से टकराया, एनर्जी आगे ट्रांसफर करी, वाइब्रेट किया, आगे वाले से टकराया, एनर्जी आगे ट्रांसफर करी, वाइब्रेट किया, एनर्जी आगे ट्रांसफर करी, ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि जब ये एनर्जी या ये जो हीट की बात कर रहे थे वो पहुंच चुकी है इस जगह पे जहां पे मैंने इस रॉड को होल्ड करके रखा था। और जब मैंने इसको यहां पे होल्ड करके रखा था मेरे बच्चे, ऐसे तो पकड़ के रखते हो तुम रॉड को, है ना,
समझो ऐसे मतलब हाँ ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखा, एनीवेज जो भी है। तो जब तुमने इसको यहां से पकड़ के रखा था रॉड को, तो क्या हुआ, ये हीट जो यहां पे मिल रही थी वो ट्रांसफर होती गई और यहां पे आके रॉड गर्म हो गई। जैसे रॉड यहां से गर्म हुई तो अब हम इसको टच नहीं कर सकते। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कंडक्शन का। कंडक्शन के प्रोसेस में जब हम बात करते हैं तो एक रॉड के लिए कंसीडर करते हैं और स्टेडी स्टेट को जरूर कंसीडर करते चलते हैं। तो मान लीजिए एक रॉड है मेरे पास जिसका लेंथ L है, एक रॉड है मेरे पास जिसका लेंथ L है, यहां पे टेम्परेचर θ1 मान लीजिए, यहां पे टेम्परेचर θ2 मान लीजिए, सच दैट θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो बेटा इस रॉड में जो हीट फ्लो होती है, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना, dq बाई dt, द रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt जो होता है बेटा होता है माइनस का ka d थीटा बाय dx। ये इस रॉड के किसी छोटे से एलिमेंट में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा वो होता है। तो हमने क्या बोला भाई, एक रॉड मेरे पास है जिसका लेंथ L है, जिसके एक साइड टेम्परेचर θ1 है, दूसरी तरफ टेम्परेचर θ2 है। इस रॉड के किसी छोटे से एलिमेंट में, इस रॉड के किसी छोटे से एलिमेंट में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, L लेंथ की रॉड थी, इस रॉड के छोटे से एलिमेंट में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा जिसका लेंथ dx था, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस d थीटा हो जाएगा। इसका लेंथ dx था, इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस d थीटा था, तो बेटा यहाँ पे dq बाई dt इज योर d थीटा। बेटा अगर मैं थोड़ा बड़े लेवल पे बात करूं, इंटीग्रेशन वगैरह कर देंगे इसका, तो इंटीग्रेशन किया तो बेटा डेल्टा q बाई डेल्टा t इज इक्वल्स टू माइनस का ka डेल्टा थीटा बाई डेल्टा x। बेटा यहाँ पे डेल्टा x की बात करें तो वो L हो जाएगा बेसिकली, है ना, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू L हो जाएगा। तो अगर मैं बड़े लेवल पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज बेटा dq बाई dt इज द हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो, h से डिनोट करेंगे। dq बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, h से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस का ka। बेटा यहाँ पे डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर और अपन लेंथ। बेटा डेल्टा थीटा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आप कहां से जा रहे हो, आप यहां से जा रहे हो इधर की तरफ, फाइनल टेम्परेचर आपका θ2 हो जाएगा। तो h लिखोगे माइनस का ka अपॉन L, θ2 माइनस का θ1। मेरे बच्चे आप भी जानते हो कि जो θ2 है वो θ1 से छोटा है। θ2 अगर θ1 से छोटा है तो ये वाला पार्ट सॉल्व करके नेगेटिव आएगा ना, ये वाला पार्ट सॉल्व करने पे नेगेटिव आएगा ना, इसलिए हमने पहले माइनस का साइन लगाया था, ठीक है। तो डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल वाला θ2 था, इनिशियल वाला θ1 था। जब θ2 माइनस θ1 किया तो मैं जानता हूं θ2 छोटा था बेटा, तो यहां पे क्या हुआ, θ2 माइनस θ1 नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस का साइन को अंदर लेके जाइए और रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला बनाइए ka θ1 माइनस का θ2 अपॉन L। बेटा ये फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ हीट फ्लो का किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा ka θ1 माइनस θ2। बेटा 1 वाला जो है हायर टेम्परेचर है, 2 वाला जो है लोअर टेम्परेचर है। हीट की टेंडेंसी है कि वो हमेशा क्या करेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। तो हीट की टेंडेंसी क्या है, हीट क्या कहता है, हीट बोलता है मेरे को तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाने का है। तो हीट बढ़िया हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए वहां पे देखो मैंने θ1 माइनस θ2 लिखा है, सो दैट रेट ऑफ हीट फ्लो पॉजिटिव रहे। अच्छा ये वाली बातें अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझनी है तो इसको कंपेयर कर सकते हो बेटा करंट के साथ में। तो जो कहानी आप करंट के लिए करते थे वही कहानी आप एच के लिए करोगे बेटा। करंट का फ्लो होता था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, करंट का फ्लो किसकी वजह से होता था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता था फॉर्मूला इसके लिए। तो हीट का फ्लो भी क्यों होगा बेटा, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो डेल्टा T अपॉन RTH लिखेंगे यहाँ पे, RTH बोले तो थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है। बेटा थर्मल रेजिस्टेंस अगर आप इस फॉर्मूले को उठा के इधर इससे कंपेयर करोगे तो ये आपका डेल्टा थीटा वाला पार्ट हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लो इसको डेल्टा थीटा। तो RTH थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपको मिलता है इट विल बी योर L अपॉन KA, L अपॉन KA, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है बेटा L अपॉन KA। यहां से इसको भी ध्यान रखना, सवाल आया था इस पे भी, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर आपको चीजें समझ आती है तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। K जो रहेगा बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा वो ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है वो कम हीट को कंडक्ट करता है। तो सीधी सी बात है, उसके अलावा इसमें और कुछ है भी नहीं। तो कंडक्शन में बस इतनी ही बातें हैं। इसके अलावा बेटा दो रॉड को सीरीज में और पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट की बातें पूछता है वो, तो वो सब भी मैं बता दूंगा। बट अभी मैं आपके पास इतना चाहता हूं कि आप एक इस फॉर्मूले पे फोकस करें, इस पे फोकस करें। मैं सितारे चमका देता हूं जिस फॉर्मूले पे हमें फोकस करना है, और एक थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे फोकस करना है बस आपको।
तो जो फॉर्मुलाज हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है मैं उस पर सितारे चमका रहा हूं, आप उन्हीं पे फोकस करना। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे एक और केस बोलता है जिसमें वो बोलेगा कि भाई दो रॉड है हमारे पास और दोनों सीरीज में अटैच करके रखिए। एक का लेंथ हो जाएगा L1, दूसरे का लेंथ हो जाएगा L2, एक की कंडक्टिविटी हो जाएगी K1, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी K2। यहां पे टेम्परेचर होगा θ1, यहां पे टेम्परेचर होगा θ2 और बीच में एक टेम्परेचर होता है बेटा थीटा क्योंकि आप देख रहे हो दोनों रॉड के बीच में है। थीटा वाला जो टेम्परेचर है वो दोनों रॉड के बीच है, इसलिए इसको कहते हैं जंक्शन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको? जंक्शन टेम्परेचर। बेटा अगर ऐसा सिनेरियो आपको दे दिया जाए तो रेट ऑफ हीट फ्लो, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, करंट से कंपेयर करो। सीरीज में ये दोनों रॉड कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये दोनों रॉड सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अच्छा, तो यहां पे आई करंट आया जो कि हीट के इक्विवेलेंट है। यहां का थर्मल रेजिस्टेंस RTH1, यहां का थर्मल रेजिस्टेंस RTH2। जैसा वहां पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता था वैसा यहां पे क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस होता है। पता है नहीं सारी बातें? तो बस R इक्विवेलेंट करना है यहां पे। तो बेटा यहां पे मैं सीधा K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना रहा हूं। इट विल बी योर L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 होता है। चलो भाई यहां से इतनी बातें याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला कि K इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बनता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। बेटा ये फॉर्मूला बनेगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों रॉड का सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, तो थर्मल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकालना होगा। सो इट विल बी RTH1 प्लस RTH2, जैसा कि रेजिस्टेंस के लिए करते थे। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L बाय KA है ना, सो इट विल बी L1 बाय K1 इंटू A प्लस L2 बाय K2 इंटू A। ठीक है, चलिए भाई, तो हो जाएगा टोटल लेंथ L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू A। सारे A से A मर जाएंगे, K इक्विवेलेंट आए ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहां से K इक्विवेलेंट वही आएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ आती होगी आप लोगों को। तो पहला केस आता है बेटा जिसमें दो रॉड सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर दोनों रॉड सीरीज में कनेक्टेड हैं तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बनेगा। थर्मल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बनता है, ये आपको कंसीडर करते हुए चलना है। ठीक है, इसी में सेकंड केस आता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, करंट की तरह है। अब देखो ये जो हीट यहां पे फ्लो हो रही है, इस कॉम्बिनेशन में जो हीट फ्लो हो रही है वो करंट के इक्विवेलेंट है। बेटा सीरीज में करंट सेम होता है ना, तो सीरीज में रेट ऑफ हीट फ्लो H सेम होता है। जितनी हीट इससे जाएगी उतनी हीट इधर भी जाएगी और उतनी ही हीट यहां से बाहर भी आ जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट फ्लो, जो हीट फ्लो हो रही है वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जितनी हीट इसमें गई है उतनी हीट इसमें जाती है। तो अगर आपसे वो जंक्शन टेम्परेचर मांगे तो आप ये बोल देना जितनी हीट इसमें गई उतनी हीट इसमें गई। H1 इज इक्वल्स टू H2 करके सॉल्व कर लेना, इससे आप थीटा को फाइंड कर पाएंगे। फिर जंक्शन टेम्परेचर अगर निकालना है तो H1 इज इक्वल्स टू H2, जितनी हीट इसमें गई उतनी हीट इसमें गई, बराबर कर लेना, तो इससे जंक्शन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, अब सेकंड केस आता है बेटा जिसमें हम यहां पे बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो दो रॉड जिसमें पैरेलल कंबाइन में होता है ना, ठीक है, तो दो रॉड जिनको पैरेलली हमने कंबाइन किया हुआ है, उस केस में क्या होगा बेटा? डायरेक्टली सवाल आया है इसमें। ठीक है, तो इस चीजों में डायरेक्टली सवाल आया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक रॉड हमारे पास यहां पे है जिसका लेंथ है L, कंडक्टिविटी हो जाएगी K1, एरिया हो जाएगा A1। एक और रॉड हमने यहां पे अटैच करी है जिसका सेम लेंथ है बेटा, सेम लेंथ की रॉड यहां पे अटैच की है, एरिया इसका A2 हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी K2 हो जाएगा। इस केस में बेटा आप देख सकते हो दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जो कि इक्विवेलेंट है इसके, ये कुछ इसके इक्विवेलेंट है बेटा। अब इस केस में क्या होता है, ऊपर अलग करंट जाता है, नीचे की तरफ अलग करंट जाता है। तो ये बात आप समझते हो बहुत अच्छे से कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा करंट का होता है डिवीजन। करंट का अगर डिवीजन होता है तो बेटा जो हीट यहां से आ रही थी उसमें से कुछ हीट यहां जाएगी और कुछ हीट यहां जाएगी। तो यहां पे भी बेटा क्या होगा, हीट का होगा बंटवारा। H1 हीट इसमें जाती है, H2 हीट इसमें जाती है। यहां पे कोई जंक्शन टेम्परेचर नहीं है बेटा,
ठीक है। तो जो भी हीट यहाँ पे H आती है उसमें से कुछ पार्ट पहले वाले में जाएगा, कुछ पार्ट सेकंड वाले पार्ट में जाएगा। इस केस में K इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर वो आपसे मांगता है बेटा तो सिंपली लिखना K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। बट आपको बस इतना सा देखना है क्या यहाँ पे हीट का डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हीट का बंटवारा हो जाए तो वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर सेम हीट का फ्लो हो रहा है तो इट इज अ केस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं इट इज गिवन बाय K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। ये थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे बेटा, है ना। अच्छा, यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस की भी बात करो तो थर्मल रेजिस्टेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकालना होगा आप लोगों को, तो 1/RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RTH पहला वाला प्लस 1/RTH दूसरा वाला। बेटा यही तो बात हमने आपको भी बताई थी पहले कि जो रॉड आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो, आप देख सकते हैं ऊपर अलग हीट जा रही है, नीचे अलग हीट जा रही है। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट निकालना आता है, वही फॉर्मूला आप लगाइए और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फंडा बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ आती है बातें। इसको लिख लीजिए बेटा। तो अभी तक एक सिंगल रॉड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था बेटा? रॉड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हीट का ट्रांसफर वन डायमेंशन में हो रहा है। अभी यही हीट का ट्रांसफर हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी देखेंगे। तो ये सारी बातें आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ 2 डायमेंशन। लिखा सभी ने? चलिए भाई, अब क्या होता है 2D हीट ट्रांसफर की बात कर ली जाए एक बार। तो 2D हीट ट्रांसफर को अगर हम देखें, 2D हीट ट्रांसफर को देखें तो इसके लिए एक सिंपल सा केस आता है। बोलते हैं भैया एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है हमारे पास जो कि सराउंडेड है विद द हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है हमारे पास विच इज सराउंडेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अगेन अंदर वाले का जो रेडियस हो जाएगा वो R1 ले लीजिए, बाहर वाले का रेडियस R2 ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो अंदर वाले का रेडियस A ले लीजिए, बाहर वाले का रेडियस B ले लीजिए। बेटा क्या हुआ यहां पे? अंदर एक सिलेंडर था विच इज सराउंडेड बाय अनदर हॉलो सिलेंडर, है ना। इस केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है बेटा, इस केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है इट इज गिवन बाय 2πkL डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ln B/A, ln B/A, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला डिफाइन होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला बनता है यहां पे इट इज गिवन बाय 2πk डेल्टा थीटा, 2πkL डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय log B/A। क्लियर है ये बातें? इसके अलावा थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेते हैं बेटा। वो तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे बताओगे अब आप लोग? थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा इस केस में इट इज गिवन बाय ln B/A डिवाइडेड बाय 2πkL। क्या ये सही रहेगा? ln B डिवाइड बाय A 2πkL, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पे 2 डायमेंशन में कैसे हीट का फ्लो हो रहा है सर? मेरे बच्चे देखो, अंदर जो है वो हमने कंसीडर किया कि यहां पे हॉट लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो अंदर वाले सरफेस पे टेम्परेचर है θ1, बाहर वाले सरफेस पे टेम्परेचर है θ2। हीट का फ्लो अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस पे होगा। मेरे बच्चे यहां पे देखना, इधर भी हीट का फ्लो हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, यहां पे भी हीट का फ्लो हो रहा है, यहां पे भी हीट का फ्लो हो रहा है, यहां पे भी हीट का फ्लो हो रहा है। तो आप देख रहे हो हीट का फ्लो सर्कल में हो रहा है। अगर मैं अपनी आंखें इस तरफ रख दूं, अगर मैं अपनी आंखें इस तरफ रखूं और यहां से देखूं तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सोचना आप लोग, यहां पे टेम्परेचर θ1 है, यहां पे टेम्परेचर θ2 है। बेटा तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ, ये देखो x में भी हो रहा है, y में भी हो रहा है, x में भी हो रहा है हीट का फ्लो, y में भी हो रहा है हीट का फ्लो। तो आप देख रहे हो 2 डायमेंशनल यहां पे हीट का फ्लो हो रहा है। हीट का फ्लो यहां पे 2 डायमेंशन के में हो रहा है, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। इससे पहले जो केसेस आप कंसीडर कर रहे थे उसमें जो हीट का फ्लो हो रहा था वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन यहां पे आप देखेंगे अंदर, यहां पे मान लीजिए कोई हॉट लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा बेटा। तो हमने बोला अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का रेडियस A हो जाएगा, बाहर का रेडियस B हो जाएगा। ये सिलेंडर को सामने से देखने पे मिला, दिस इज द फ्रंट व्यू बेटा। ये क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू हो जाएगा।
तो आप देख रहे हो हीट एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। तो यहां पे 2 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है ये, ठीक है। सो इट इज अ केस ऑफ 2 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। डेरिवेशन नहीं पूछेगा कोई भी अभी, तो डेरिवेशन पे ज्यादा कमांड बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस फॉर्मूले पे फोकस करें। हो गया। इसके अलावा बेटा 3D हीट ट्रांसफर भी होता है हमारे पास। 3D हीट ट्रांसफर में हम किसके बारे में बात करते हैं मैं बताता हूं। तो 3D हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो बेटा 3D हीट ट्रांसफर की मैं बात करूं तो यहां पे अंदर एक स्फेयर होगा मेरे पास, इसके बाहर एक और स्फेयर होगा मेरे पास। एक स्फेयर अंदर है, यहां पे किसकी बातें चल रही है बेटा, स्फेयर की, है ना। बॉल है एक अंदर, एक बॉल है बेटा जिसके अंदर कुछ हॉट लिक्विड फिल किया होगा। अगर इसके अंदर कुछ गर्म पानी वगैरह भर दिया अंदर आपने, तो अंदर वाले स्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर वाले स्फेयर का टेम्परेचर कम होगा। यहां पे टेम्परेचर θ1 ले लिया, यहां पे टेम्परेचर θ2 ले लिया। बेटा अब ये क्या है, दिखने में आपको 2 डायमेंशन दिख रहा है, असल में क्या है, ये 3 डायमेंशन है पूरा। ये पूरा क्या है, 3 डायमेंशन है। तो इस केस में अंदर से बाहर हीट निकल रही है, अंदर से बाहर 3 डायमेंशन है, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, यहां पे भी हीट जाएगी, इधर भी हीट जाएगी। तो ये 3 डायमेंशन है, इसलिए चारों दिशाओं में हीट का ट्रांसफर होने वाला है। इस केस में चारों दिशाओं में बेटा हीट का ट्रांसफर होगा इसमें। तो इसके लिए हमने बोला कि ये क्या हो जाएगा बेटा, केस 3D हीट ट्रांसफर का केस हो जाएगा। ये किसका केस होगा, 3D हीट ट्रांसफर का केस होगा। बेटा इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है, इट इज गिवन बाय 4 पाई के डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1/a माइनस 1/b। और अच्छे से लिखना है तो कैन बी रिटन एज 4 पाई के ए बी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। तो यहां पे a जो होगा वो इनर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और b जो है वो आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। a फॉर द इनर रेडियस एंड b इज फॉर द आउटर रेडियस। अब इसी में भी थर्मल रेजिस्टेंस आपसे पूछ लेता है बेटा, तो थर्मल रेजिस्टेंस को लिखना आप लोग, इट इज योर b माइनस का a डिवाइडेड बाय 4 पाई के ए बी, 4 पाई के ए बी, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है। तो 3D हीट ट्रांसफर, किसी भी स्फेयर को कंसीडर किया आप लोगों ने, तो आपने देखा कि भाई अंदर वाले स्फेयर से बाहर वाले स्फेयर में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब यही हीट का ट्रांसफर इधर भी हो रहा है, आगे की तरफ भी हो रहा है, ऊपर की तरफ भी हो रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर है। दैट्स व्हाई इट इज द केस ऑफ 3D हीट ट्रांसफर। इसको भी लिख लीजिए बेटा, सवाल कभी कभार आ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। चलिए भाई, इसके अलावा एक और केस होता है बेटा, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक का। एक केस आता है कंडक्शन में ही, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, ठीक है। तो बेटा आपने भी देखा है ये बात, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है, जो लेक होती है उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर और गिरेगा, है ना, जैसे 0 डिग्री से मान लीजिए टेम्परेचर जा रहा है माइनस के θ डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है। उस केस में जो बेटा टाइम लग रहा है थिकनेस y के लिए, है ना, यहां पे y थिकनेस तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है, y थिकनेस की बर्फ जमने के लिए जो टाइम लगता है, इट इज गिवन बाय मेरे बच्चे, ये होता है रो एल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k इंटू थीटा। रो एल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k इंटू थीटा। बेटा रो इज द डेंसिटी, क्योंकि आप भी जानते हो यहां पे पानी था पहले हमारे पास, यहां पे पहले पानी था, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ यहां पे बर्फ जमने लगी। 0 डिग्री पे था तो बेटा 0 डिग्री पे एक छोटी सी परत यहां पे आ जाती है बर्फ की। जब 0 डिग्री पे होगा तो पानी के ऊपर एक छोटी सी बर्फ की परत आ जाती है ना, एक सिंगल लेयर आती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, एक और लेयर आती जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एक लेयर आती जाएगी, और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एक लेयर आएगी। तो बेटा ऐसे करते करते y थिकनेस की लेयर तक आने में कितना टाइम लगेगा, है y थिकनेस की लेयर तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना होता है यहाँ पे। सो ये y थिकनेस की लेयर है, y थिकनेस की लेयर तक आने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को, इट इज गिवन बाय रो एल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2k थीटा, ठीक है। क्लियर रहेगी ये सारी बातें आप लोगों को। रो डेंसिटी हो जाएगा, y थिकनेस हो जाएगा, k आपको पता ही है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थीटा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप आए हो।
थीटा वो टेम्परेचर है बेटा जिसकी आप बात कर रहे थे, ठीक है, रो डेंसिटी हो जाएगी। और एल जो होता है बेटा लेटेंट हीट, एल जो होगा यहाँ पे लेटेंट हीट की बात कर लेना वहां पे, ठीक है। चलिए भाई, अरे यार पानी का बर्फ बनता है तो जो हीट रिलीज होती है, एक तरफ तो के ए डेल्टा थीटा बाय एल करोगे आप लोग, और एक तरफ फॉर्मूला लगाए गए एम इंटू स्पेसिफिक हीट का, लेटेंट हीट का, सॉरी, है ना, एम इंटू लेटेंट हीट का। बेटा क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक हीट का जो फ्लो हो रहा था, यहां से देखो यहां पे और ज्यादा ठंडा होगा और बर्फ जमेगी। तो बेटा वाई थिकनेस को कवर करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, के ए बेटा यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस थीटा, थीटा लिख लेना, और थिकनेस लेके जा रहे हो वाई, इसको ml के बराबर करना है आप लोगों को। अब मास तो पता नहीं होगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे। मास को क्या लिखते हो बेटा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू थिकनेस वाई। ये मास उठा के यहां पे पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, तो आपको टाइम मिल जाएगा। फिर इसका आपको डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है भाई, ठीक है बात। चलो भाई, ये क्यू है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता है डीए बाई डी टी होता है ना। अरे यार रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता है ना, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लो भाई, क्यू बाई टी। चलो भाई, अब बराबर कर लोगे ना इसको, यहाँ पे टी लगा लेना, फिर क्यू के बराबर हो जाएगा वो। रहने दो, मैं ही कर देता हूँ, Q इक्वल्स टू टी इंटू के ए डी टी। अब कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला वही काम आएगा, डेरिवेशन वाली बातें अभी कोई काम की नहीं है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा सभी ने, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, बर्फ पे जो आइस जमती है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ठंड और बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर और गिरता जाएगा, वो जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि वाई थिकनेस तक आने में कितना टाइम लगता है, तो यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी अबाउट द कन्वेक्शन। बेटा कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, लिक्विड में या फिर गैसेस में होता है। क्यों सर लिक्विड में, सॉलिड में क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं थ्रू कन्वेक्शन, तो पहले तो क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा था, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर करके वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा था। इसमें क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल उठ के चला जाता है हाँ, उसको जैसे हीट करोगे मॉलिक्यूल उठ के चला जाएगा। एज इन द केस, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो आपने देखा होगा, जब भी पानी गर्म करते हो तो उसमें एक साइकिल बनती है, बड़ी गौर फरमाने वाली बात होती है। कभी आपने गौर फरमाया होगा तो देखा होगा पानी के अंदर एक करंट बनता है, करंट अब वो वाला करंट नहीं, वाटर करंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पानी ऐसे घूमता हुआ लगता होगा तुम लोगों को, कभी पानी गर्म होते हुए देखोगे तो ऐसा लगता है कि वहां पे वाटर करंट बन रहा है। ये पानी में अंदर एक साइकिल बनती है बेटा। साइकिल किस चीज की बनती है? मॉलिक्यूल्स की बनती है। वो कैसे बनती है मैं बताता हूं तुम लोगों को। जब भी आप पानी को गर्म करते हो तो ऊपर होते हैं ठंडे मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले मॉलिक्यूल हो जाते हैं बेटा गर्म। अब गर्म मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं क्योंकि वो लेस डेंस होते हैं, और ठंडे वाले ज्यादा होने की, भारी होने की वजह से वो नीचे आ जाते हैं। तो ये हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं। अब ये ठंडे वाले मॉलिक्यूल नीचे आ गए, फिर से गर्म हुए, फिर से ऊपर चले गए। ठंडे वाले मॉलिक्यूल नीचे आए, गर्म हुए, ऊपर चले गए। ठंडे वाले मॉलिक्यूल के नीचे गए, गर्म हुए, ऊपर आ गए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ये ही मोशन कर रहे हैं, यही हीट को लेके जा रहे हैं। कंडक्शन में क्या होता है, अपनी जगह पे खड़े होकर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन के थ्रू वो हीट का ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ये तो खुद ही उठ के चले जाते हैं हीट का ट्रांसफर करने के लिए। तो ये चीज हमें कन्वेक्शन में देखने में मिलती है। तो बेटा किसी भी रूम में आप आग लगा दो, थोड़े टाइम के बाद देखोगे पूरे रूम में गर्मी हो जाती है। क्यों हुई? कन्वेक्शन की वजह से। पानी गर्म करते हैं, क्यों करते हैं? कन्वेक्शन की वजह से। वो अपने अपने कमरे में देखा होगा खिड़की बनाते हैं, वेंटिलेशन ऊपर की तरफ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कन्वेक्शन की वजह से। तो ऐसे इसके थ्योरेटिकल टाइप के एप्लीकेशंस है, तो बस ज्यादा कोई खास नहीं है, इसको बस इतने से डेफिनेशन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन देखेंगे फिर। ठीक है भाई, अरे समझ जाओ ना बात को। तुमने देखा होगा घरों में खिड़कियां ऊपर की, वेंटिलेशन ऊपर लगाता है, क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो होती है कमरे के अंदर उसकी टेंडेंसी है ऊपर उठने की। वो गर्म हवा ऊपर उठती है और वेंटिलेशन से बाहर चली जाती है। एसी ऊपर लगाया जाता है क्योंकि एसी से जो हवा आती है वो ठंडी होती है, ठंडी चीज जो होती है वो भारी होती है, वो नीचे आती है। हीटर को नीचे लगाया जाता है क्योंकि हीटर से हमें जो उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर वो ऊपर उठते हैं ताकि वो पूरे कमरे को गर्म कर सके। कभी ये देखा तुमने एसी नीचे लगा हुआ है नहीं लगाते ना, नहीं लगाते, लगाना भी नहीं चाहिए, वो कोई काम का नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, नीचे नीचे की हवा को ठंडा करता रहेगा, ऊपर की हवा गर्म रहेगी, नीचे की हवा ठंडी रहेगी, ऊपर गर्मी है नीचे ठंडी है, ऐसा नहीं होता। इसलिए एसी ऊपर लगाया जाता है हमेशा। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस होते हैं लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के, ठीक है, तो वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो न्यूमेरिकल टाइप की कोई बातें कुछ खास है नहीं इसमें। कन्वेक्शन में दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं बेटा, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स कन्वेक्शन। यहां पे पानी के मॉलिक्यूल खुद ब खुद अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन कर रहे हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल साइकिल बना रहे हैं ना मेरे बच्चे, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इनको कहते हैं बेटा नेचुरल कन्वेक्शन, क्योंकि नेचुरली हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है बेटा फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में जैसे कि तुमने देखा होगा, चम्मच से चीजों को मिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो, ताकि वो सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाए, बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए फिर, है ना। तो वो जो आप किसी भी चीज को स्टिर करने में जो स्टिरर का यूज या फिर चम्मच का यूज करते थे, वो फोर्स कन्वेक्शन हो गया। आप जबरदस्ती जानबूझ के जल्दी उसको हीट करने के लिए उसको मिलाए जा रहे हो जबरदस्ती, तो वो फोर्स्ड वाली हो जाती बात है, ठीक है। तो इतना कोई खास है नहीं कन्वेक्शन में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जो तीसरा मोड होता है रेडिएशन, जो सबसे फास्ट मोड होता है हीट के ट्रांसफर का। तो बेटा रेडिएशन में क्या होता है, कहीं दूर हम आग जला के बैठ जाते हैं, और अगर मान लो सर्दियों के टाइम पे कैसा होता है, जब सर्दियां होती है तो आग जलाई सामने, यहां हम बैठ गए, हाँ सो बड़ा अच्छा लग रहा है। यार तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है, आग तो वहां जल रही थी, तुम्हें अच्छा फील यहां हो रहा है। या तुमने देखोगा हाथ, आग के पास अगर हाथ ऐसे रखो तो हाथों में गर्म लगता है, डिस्पाइट ऑफ कि हमने आग में हाथ नहीं डाला, आग से पीछे ही हाथ रखा है, फिर भी हमें गर्म लग रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द बेटा रेडिएशन, ये रेडिएशन की वजह से होता है। तो रेडिएशन में बेसिकली इस टाइप की बातें चलती है, सॉर्ट ऑफ वेव्स वाली बातें हैं कुछ, हीट का फ्लो ऐसे ऐसे होता है, और जो भी पार्टिकल होता है उसको जाके वो स्ट्राइक करता है। फिर जो भी पार्टिकल होता है जिसको हीट करना है, ये कैंडल है बेटा, कैंडल जलाई, इससे रेडिएशन निकली बाहर। कैंडल से क्या होता है बेटा, रेडिएशन निकलती है बाहर, और जो भी पार्टिकल इसके पास में रखा होता है उस तक वो हीट पहुंचती है। ठीक है, ऐसे करके पूरी हीट यहाँ पे पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स को हीट मिल गई, ये वाइब्रेट करते हैं और फिर आगे मेटल को हीट करते हैं, या जो भी बॉडी होती है उसको हीट करते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसमें सबसे पहले एमिसिव पावर आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। रेडिएशन में ही एक चीज और कंसीडर की जाती है बेटा, कि जब किसी भी सरफेस पे या किसी भी बॉडी पे रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो उसमें से कुछ पार्ट, जैसे हीट यहां पे इंसिडेंट हुई किसी भी सरफेस पे, तो उस हीट का कुछ पार्ट बेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, और बेटा कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट यहां पे हीट का क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट यहां पे एब्जॉर्ब हो गया। तो यहां पे जो टोटल रेडिएशन गिर रहे थे वो थे क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिर रही थी, उसमें से क्यू आर। तो बेटा सबसे पहला टर्म डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टेंस पावर। स्मॉल आर से डिनोट करना, इट इज क्यू आर अपॉन क्यू। ठीक है, दूसरी चीज होती है बेटा एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है वो ए से डिनोट किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ क्यू ए, जो हीट एब्जॉर्ब हुए डिवाइडेड बाय टोटल हीट। तीसरा होता है बेटा ट्रांसमिटेंस पावर, ट्रांसमिटिंग पावर। ट्रांसमिटेंस भी कह लो ना, तो टी से डिनोट करता है, इट इज बाय जो हीट ट्रांसमिट हुई है डिवाइडेड बाय टोटल हीट। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक रिलेशन और होता है बेटा, कि अगर R प्लस ए प्लस टी करते हो तो इनका एडिशन करके 1 मिलता है आपको। ठीक है, तो बस कुछ चंद बातें जो कि रेडिएशन से रिलेटेड थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया लिखा सभी ने। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमिसिव पावर। बेटा एमिसिव पावर क्या होता है, E से डिनोट किया जाता है, इट इज Q अपॉन AT। सो इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस। बेटा कोई भी सरफेस होता है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है, ये प्रीवोस्ट थ्योरी ने हमसे बोला था। ठीक है, तो ये वाली बात हम जानते हैं कि भाई कोई भी सरफेस होता है तो वो रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी करता है। तो यहाँ पे एक सरफेस से बात कर लेते हैं, तो उसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हुआ है, देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है, एमिट मतलब निकलना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हुआ है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं बेटा एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर हो जाएगा Q अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय पर सेकेंड पर यूनिट एरिया।
सो Q बाय AT इज द एमिसिव पावर। इसके अलावा बेटा एक टर्म डिफाइन और किया जाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बेटा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिफाइन किया जाता है स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा था तुमसे वेव की बातें होंगी बेटा रेडिएशन में, तो यहां पे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को भी डिफाइन किया जाता है। एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो होता है बेटा वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए होता है। सो E लैम्डा इक्वल्स टू Q लैम्डा डिवाइडेड बाय AT D लैम्डा। तो दिस इज द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अगला टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द एमिसिविटी। बेटा एमिसिविटी बेसिकली एमिसिव पावर का रेशियो होता है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। बेटा ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी जिसके लिए एमिसिविटी 1 हो, इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो किसी भी ब्लैक बॉडी का और नॉर्मल बॉडी का जब रेशियो लोगे, बॉडी और ब्लैक बॉडी का जब आप रेशियो लोगे तो वो आपको एमिसिविटी देता है। तो एमिसिविटी क्या है? रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी टू दैट ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या? एक ऐसी बॉडी जो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें बेटा, अब देखो ब्लैक बॉडी क्या ब्लैक कलर की होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक कलर की होगी, बट हाँ हमें मिल जाती है। ब्लैक कलर की एक टेंडेंसी है बेटा कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 1 होता है। मतलब जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर गिराओगे वो सबके सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो कोई भी बॉडी आइडियल नहीं होती है, बट हम यहां पे जो डिफाइन कर रहे हैं इट इज फॉर द आइडियल ब्लैक बॉडी। कहा जाता है मेरे बच्चे कि कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी होगी उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 1 होता है, यानी कि वो जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर गिराओगे वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, तो ऐसी बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द ई ब्लैक बॉडी। EBB से लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके एमिसिव पावर को EBB से लिख देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए भाई लिख लीजिए इसको। अच्छा, एमिसिविटी अगर किसी नॉर्मल बॉडी के लिए एमिसिविटी डिफाइन करो मेरे बच्चे, तो किसी भी बॉडी के लिए एमिसिविटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है फॉर द प्रैक्टिकल बॉडी। जैसे मैंने कहा नॉर्मल बॉडी या फिर प्रैक्टिकल बॉडी की बात करूं, और एमिसिविटी बेटा 1 होता है। ये आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं यहां पे। चलिए भाई यहां तक तो सारी बातें समझ आती ही होगी आप लोगों को, क्लियर है ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बॉडी जो कि जितने भी रेडिएशन होते हैं उसके ऊपर जो गिर रहे हैं वो सब को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर एट एनी एंगल, डजंट मैटर कैसे उस पर वो कुछ गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर 100 रेडिएशन गिरे तो 100 के 100 को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, छोड़ता ही नहीं है सर। तो भैया ऐसी बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो 1 होता है, उसका रिफ्लेक्टेंस या फिर ट्रांसमिटेंस जो होता है वो 0 होता है ना। तो उसका रिफ्लेक्टिव पावर या फिर ट्रांसमिटिंग पावर जो होता है बेटा वो 0 हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसमें बोला था कि भाई यहां से एक होल रखा तो हीट यहां से आती थी और अंदर पूरा पार्ट अब रिफ्लेक्टिंग है। तो हीट एक बार अंदर आई, बहुत पतला सा होल होता, तो हीट एक बार अंदर आई तो अंदर ही वापस में रिफ्लेक्ट होती रहती थी, कभी बाहर नहीं जाती थी। तो कोशिश की गई थी एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है, बट वो भी कोई काम का नहीं है। बस आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी होता क्या है। क्लियर है ये बातें। इसके बाद कुछ लॉज हैं हमारे पास जो कि रेडिएशन में काम आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बेटा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात बोली थी, बोलता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। जो जितना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है वो उतना अच्छा एमिट भी कर सकता है। तो इसके हिसाब से किरचॉफ अंकल के हिसाब से E प्रोपोर्शनल टू A था। E हमारा एमिसिव पावर, A हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। तो बेटा एमिसिव पावर जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर, जितना ज्यादा एमिट करेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सो E प्रोपोर्शनल टू A होता है, ये किरचॉफ लॉ बोलता था। तो बेटा यहां से हम दिखाएंगे कि E अपॉन A कांस्टेंट होता है। तो अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें बेटा तो उसका जो रेशियो होता है एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का वो कांस्टेंट रहेगा। सो E1 by A1 is equals to E2 by A2 is equals to E for the black body डिवाइडेड बाय A फॉर द ब्लैक बॉडी। चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा भाई, कोई शक वाली बात नहीं है, लिख सकते हो ये भी। पर सिंस A फॉर द ब्लैक बॉडी इज योर 1, तो यहां से E1 by A1 इज इक्वल्स टू E2 by A2
इज इक्वल्स टू ई फॉर द ब्लैक बॉडी, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई शक नहीं है, कोई दोहराई की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला आता है किर्चॉफ लॉ, जहां से सवाल बनने की संभावना है हमारे पास। दूसरा आता है बेटा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन अंकल बोलते हैं कि जो एमिसिव पावर होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4। जो एमिसिव पावर होता है बेटा इट इज प्रोपोर्शनल टू द टी का पावर 4, टी यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 5.67 10 की पावर -8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। सो यहां से ध्यान रखिएगा स्टीफन्स लॉ से E इक्वल्स टू सिग्मा टी का पावर 4 भी होता है। E यहां पे एमिसिव पावर, सिग्मा यहां पे स्टीफन्स कांस्टेंट, और यहां पे T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा था। क्लियर है ये बातें? ये 10 का पावर -8 है मेरे बच्चे, 10 का पावर -8 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, 5.67 10 का पावर -8। क्लियर है ये बातें? बढ़े आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और लॉ आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेटा ये सारे लॉ रेडिएशन में ही काम आते हैं, तो रेडिएशन में ही हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर को इधर लेके जाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टी इज कांस्टेंट बेटा, और अगर ये कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट होता है वीन्स कांस्टेंट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर जब आप करोगे तो वीन्स कांस्टेंट के बराबर होता है, एंड द वीन्स कांस्टेंट इज गिवन बाय 2.9 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है। मीटर केल्विन इज द यूनिट फॉर दिस। हाँ, तो अभी तक 3 लॉ पढ़ लिए। सबसे पहला किर्चॉफ लॉ जो कि बोलता है गुड एमिटर जो है गुड एब्जॉर्बर भी होता है, जिनके हिसाब से E/A कांस्टेंट होता है। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था बेटा स्टीफन्स का, जो कहते हैं कि जो एमिसिव पावर है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको कि स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू बनती है 5.67 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पावर 4, ठीक है। इसके अलावा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है बेटा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है जब रेडिएशन की बात करें तो हम वेव्स में डील करें, तो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम देखें तो वो ज्यादा निकलती है ना। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो वेवलेंथ और ज्यादा हो जाता है ना, ये तो पता ही ना। हाँ, सो लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बेटा। तो के कांस्टेंट जो होता है वीन्स कांस्टेंट कहलाता है। वैल्यू बनती है 2.9 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, यूनिट बन गई इसकी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और लॉ जो हमारे पास काम आता है रेडिएशन में, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमें बड़ा सिंपल सी बातें बोलता है, द रेट ऑफ कूलिंग बेटा dt बाई dt, यहां पे कैपिटल T टेम्परेचर को डिनोट करता है, स्मॉल t टाइम को डिनोट करता है। कैपिटल T फॉर द टेम्परेचर, स्मॉल t फॉर द टाइम। तो अगर मैं dt बाय d स्मॉल t करता हूं तो इट इज द रेट ऑफ कूलिंग। बेटा माइनस का साइन लगाया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। माइनस का साइन लगाने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीजिंग है। सो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। बेटा T यहां पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो जाता है किसी टाइम पे, एंड T नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यहां पे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी होती है, कभी कभार नहीं दी होगी तो कुछ कंडीशन दी होगी जिससे आप K का वैल्यू निकाल सकें। सो इट विल बी इक्वल्स टू dt बाई dt इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ T माइनस T नॉट। ये यहां पे आपका फाइनल आंसर बन जाता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है बेटा, दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। माइनस का साइन लगाना मत भूलेगा, वहां पे माइनस का साइन लगता रहेगा क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ कूलिंग था। तो dt जब आप लिखोगे ना बेटा तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो इनिशियल वाला टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना। अरे मेरे नादान बच्चे, जब भी कूलिंग की बात की जाती है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जिया जाता है। हायर से लोअर जा रहे तभी तो ठंडा हो रहा है चीज। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो ज्यादा था, फाइनल टेम्परेचर कम था, और अगर मैं dt पुट करूंगा इट मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो कि मुझे नेगेटिव मिलेगा। अरे जब मैं dt करूंगा इट मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो कि मुझे नेगेटिव मिलेगा। इसलिए पहले ही माइनस का साइन लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। समझते नहीं हो तुम लोग बात को? ठीक है, क्लियर रहेगी? तो यहां पे हमारी सारी बातें खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं जो कि हीट ट्रांसफर पे बेस्ड होते हैं। पहला सवाल जैसे बोला गया है, A and B are the 2 points on a uniform metal ring of center C. The angle ACB is theta. A and B are maintained at two different constant temperature when theta is 180 degree Celsius, 180 degree है ना। The rate of total heat flow, बेटा यहाँ पे don't get confused, theta यहाँ पे angle है, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ, it's not degree Celsius, it's only degree।
इट्स ओनली डिग्री। ओके, सो बोला गया है जब थीटा 180 डिग्री था तो रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी इज 1.2 वॉट। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो रेट विल बी। बेटा बड़ा सिंपल से एक जनरल केस बना देता हूं पहले मैं इसका, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करना। इसका एक जनरल केस मैं बनाने जा रहा हूं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक रिंग है बेटा C जिसका सेंटर है, यहां पे कोई पॉइंट A होगा हमारे पास और यहां पे कोई पॉइंट B होगा हमारे पास। बेटा यहां पे ACB का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। A पे टेम्परेचर उन्होंने बोला थीटा 1 होना चाहिए, यही बोला है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे टेम्परेचर थीटा 1 ले लेता हूं, B पे टेम्परेचर थीटा 2 ले लेंगे। ठीक है, चलिए भाई इधर सेंटर से थीटा 1 थीटा 2, डोंट गेट कंफ्यूज भाई, टेम्परेचर को T से लिख लेना यार, थीटा से कंफ्यूज मत हो जाना इस बार, टेम्परेचर को T से लिख लो। यहां पे टेम्परेचर TA मान लेते हैं, यहां पे टेम्परेचर TB मान लेते हैं। एक तरफ टेम्परेचर हो जाएगा TA, एक तरफ टेम्परेचर हो जाएगा TB। तो बेटा वो रेट ऑफ हीट फ्लो मांग रहा है A टू B, जब यहां पे थीटा 180 डिग्री था। तो मैं पहला केस बनाने जा रहा हूं जब थीटा 180 डिग्री था। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ध्यान देना सभी लोग। जब A से B के बीच का एंगल 180 डिग्री था तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे टेम्परेचर TA हो जाएगा, यहां पे टेम्परेचर TB हो जाएगा। बीच में एंगल आप देख सकते हो 180 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। तो पहला केस हो गया जिसमें A B सीधे आमने सामने है। अब हीट का ट्रांसफर करवाने बेटा, मान लो A से कोई भी हीट आई, A से कोई हीट आती है, A से कोई हीट आएगी तो एक हीट का पार्ट इधर जाएगा, एक हीट का पार्ट इधर जाएगा। इधर जाएगी हीट H1, इधर जाएगी हीट H2। बेटा ये दोनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे होंगे। सब बीच में क्या होगा, बीच में बेटा उसको कंसीडर मत करना क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनरी लाइन थी, है ना। हाँ, सो डोंट गेट दिस कि यार यहां पे भी तो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हीट जो भी आती है उसका कुछ पार्ट यहां पे जाता है ऊपर की तरफ और कुछ पार्ट उसका जाता है नीचे की तरफ। तो जो भी हीट आएगा उसका एक पार्ट जाएगा ऊपर, एक पार्ट जाएगा नीचे। तो बेटा इस केस में व्हाट विल बी द टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो। अच्छा, इस केस में H जो डिफाइन किया गया था विच इज इक्वल टू 1.2 वॉट। ठीक है, तो अब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में बताएंगे आप क्या बनेगी कहानी। सर यहां पे इसको मैं कंसीडर करूं दो रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको इक्विवेलेंट मैं कंसीडर कर सकता हूं एज अ दो रेजिस्टर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। कंसीडर कर लूं ऐसा मैं दो रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बेटा ऊपर का थर्मल रेजिस्टेंस RTH1, नीचे का थर्मल रेजिस्टेंस RTH2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहां पे थर्मल जो रेजिस्टेंस होगा वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप K का यूज करेंगे? सोचो जरा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू 1.2। बेटा H1 की जगह पे क्या लिखें? H1 की जगह पे क्या लिखें? डेल्टा थीटा बाय RTH1, डेल्टा T डिवाइड बाय RTH1 प्लस डेल्टा T डिवाइड बाय RTH2 इक्वल्स टू 1.2। RTH1 RTH2 निकाल सकते हैं आप लोग, कितना रहेगा? L बाय KA। सो RTH1 इज इक्वल्स टू L बाय KA। सेम मटेरियल है, कंडक्टिविटी सेम लेना बेटा, लेकिन इसका लेंथ तो L1 हो जाएगा। सो L1 विल बी पाई इंटू इसका रेडियस R ले लिया डिवाइडेड बाय K इंटू A, और यही हमारा RTH2 भी हो जाएगा। सही रहेगी बातें? तो K की कुछ वैल्यूज हमें यहां से मिल जाएगी, इसको यहां पुट करना है हम लोगों को, सॉल्व करना है, तो फिर अगला केस 90 डिग्री के लिए सॉल्व किया जाएगा। तो एक बार देखो जरा क्या कर सकते हो, क्या आंसर बनता है 90 डिग्री के केस में, पावर कितनी बनती है। चलो भाई अगले पेज पे सॉल्व कर दो इसको मैं। तो डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH1 प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH2 इक्वल्स टू 1.2 वॉट। अच्छा चलो एक बात बताओ, डेल्टा T अपॉन RTH की जगह L बाय KA लिखा था कि आप लोगों ने, देखो तो जरा। हाँ सर, L1 बाय K, तो L1 बाय K इंटू A प्लस डेल्टा T डिवाइड बाय L2 बाय K इंटू A। अब L1 और L2 तो सेम है, L1 L2 तो सेम है, ये ऊपर जाएगी कहानी KA
डेल्टा टी डिवाइड बाय L1 प्लस के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय L2। चलो सर ये तो वही बात आ गई, रेट ऑफ हीट फ्लो। हाँ तो यही तो समझा रहा था मैं तुम लोगों को, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम लोगों को। चलो भाई के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय L इंटू 2 इज योर 1.2, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया, 2 6 12 होते हैं, ये बन जाएगा 0.6। यहां से एक बात सामने आ रही है कि के ए डेल्टा टी अपॉन लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, आर इज द रेडियस, इज इक्वल्स टू 0.6 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब मैं सेकंड केस को सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, केस नंबर 2 जिसमें कि दोनों के बीच का एंगल जो था वो 90 डिग्री का बन रहा था। केस नंबर 2 जिसमें ए और बी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का था, तो यहां पे ए हो जाएगा, यहां पे बी हो जाएगा। बेटा इस केस में कोई भी हीट अगर आती है तो उसका बंटवारा कैसे करोगे आप लोग? इस केस में कोई हीट यहां से आई तो H1 जाएगा यहां से और H2 जाएगा यहां से, ये पूरा पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है। तो कोई भी हीट अगर ए से आती है तो उसके दो बंटवारे होते हैं H1 और H2 के। तो इस बार बताइए क्या होगा आंसर, है ना, यही पूछा गया उसने। हाँ तो बताइए द रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा? इस केस में रेट ऑफ हीट फ्लो अगेन H1 प्लस H2 हो जाएगा मेरे बच्चे। H1 की जगह के ए डेल्टा टी लिखा है ना हमने, हाँ टी डिवाइडेड बाय L1 प्लस के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा 2। अब तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये सब करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना बार बार। एक बार तुम्हें बता दिया कि अल्टीमेटली फॉर्मूला वही आ रहा था, के ए डेल्टा टी बाय एल, तो आप आज के बाद यहीं से सीधा यहीं से सॉल्व करना, पुराने प्रोसेस पे अब हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बार बार। चलिए भाई, तो के ए डेल्टा टी ये तो सब चलो कॉमन चल रहा था, लेकिन L1 कितना, ये रहा सर L1, ये रहा L2। L1 की बात करूं सो इट विल बी योर 2 पाई आर बाई 4, पाई आर बाई 2 है L1 की वैल्यू। मैं L2 की बात करूं तो आई थिंक ये 3 पाई आर बाई 4 बन रहा था, है 3 पाई आर बाई 2 बनता है ना ये। अरे दोनों का ऐड कर लो यार, L1 प्लस L2 करने से 2 पाई आर बनना चाहिए, तो 3 पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर 4 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बन रहा ना। लिखो यहाँ पे, तो हीट जो फ्लो होगी बेटा के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय पाई आर अपॉन 2 प्लस के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय 3 पाई आर अपॉन 2। 2 ऊपर चले जाएगी कहानी में, तो H का वैल्यू बनेगा 2 के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय पाई आर प्लस 2 के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय 3 पाई आर। मेरे हिसाब से ये पाई आर वाली कहानी को कॉमन ले लीजिए, तो हीट बनता है 2 के ए डेल्टा टी डिवाइड बाय पाई आर इंटू 1 प्लस 1/3। बेटा ये 4/3 बन जाएगा, फिर 1 प्लस 1/3 करोगे 4/3 बन जाएगा। देखो जरा, के ए डेल्टा टी अपॉन पाई आर की वैल्यू 0.6 है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो H का वैल्यू जो बन रहा था 2 के ए डेल्टा टी अपॉन पाई आर इंटू 4/3। चलो भाई पुट कीजिए वैल्यू, 2 इंटू 0.6 इंटू 4/3। मेरे बच्चे यहाँ पे अपॉन में 0 आया, 3 से 2 टेंस में रहा, 2 to the 4, 4 4 से 16 अपॉन 10, 1.6। तो उसके इसमें हीट कितनी आएगी? 1.6 वॉट। इस केस में हीट कितनी आएगी? 1.6 वॉट आएगी। 1.6 ऑप्शन में है क्या? सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब से ये RTH की कहानी बार बार नहीं करेंगे, सीधा हाई H का फॉर्मूला लगाएंगे, के ए डेल्टा टी बाई एल का। कर लिया हमने एक बार जो करना था, अब सीधा फॉर्मूला लगाया बेटा, के ए डेल्टा टी अपॉन पाई आर, के ए डेल्टा टी अपॉन पाई आर, उसकी वैल्यू 0.6 थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, मैंने बात लिख दी थी यहाँ पे। इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। गॉट इट? कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को? सही चल रहा है ना? चलो भाई छाप लीजिए इसको, पहला सवाल हमारा, उसके बाद आगे बढ़ते फिर। चलो भाई हो गया, लिखा सभी ने, हो गया हो गया हो गया, हाँ चलो बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल बोलता है हम लोगों से, अ ब्लैक बॉडी emit the radiation at the rate of P when its temperature is T. At this temperature, the wavelength at which the radiation has the maximum intensity is lambda naught. बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ लैम्डा मैक्स की बात बोल रहा हूं, ठीक है। If at another temperature T dash, the power radiated is P dash and the wavelength at the maximum intensity is lambda naught by 2.
बेटा ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेवलेंथ है वो लैम्डा मैक्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा था वो, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पे बोला गया एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है एट अ रेट ऑफ पी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज टी। जब टेम्परेचर टी था तो रेडिएशन जो एमिट किए गए बेटा, जब टेम्परेचर टी था जो रेडिएशन एमिट किया गया, इट विल बी योर टी। अब बताओ जरा क्या आंसर बनेगा इसमें, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या आंसर बनता है बताओ मुझे। चलो भाई सोच लिया। सर यहां पे जो रेट है एमिशन का है ना, इट्स एक्चुअली ई, ये देखो पी, यार रिलेशन पढ़ा था ई प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4 स्टीफन्स लॉ से, ऑल्सो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वीन्स लॉ से। यही पढ़ा था? नहीं सर ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था मैं कि लैम्डा मैक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी से। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये स्टीफन्स लॉ से। कुछ दिखने को मिल रहा है तुम लोगों को? कुछ देखने को मिल रहा है? टी टी, हाँ सर। सो यहां से टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 लैम्डा मैक्स, सो टी का पावर 4 प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 लैम्डा मैक्स का पावर 4। तो यहां से ई जो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल था, ऑल्सो प्रोपोर्शनल होगा 1 लैम्डा मैक्स का पावर 4। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? T इज द टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, ठीक है। क्या करें? ओके, E प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा मैक्स का पावर 4। पहले वाले केस में जब रेट P था, टेम्परेचर T था, तो लैम्डा मैक्स उन्होंने बोला लैम्डा नॉट के बराबर होगा। लैम्डा मैक्स उन्होंने बोला लैम्डा नॉट के बराबर होगा। हमने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर लैम्डा मैक्स लैम्डा नॉट के बराबर भी हो जाए तो हमने बोला हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने बस सीधा जाके वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, चलो भाई। सो ये तो पहला केस हो गया। अब सेकंड केस में देखो बेटा, उसने क्या बोला है, another temperature T dash the power radiated is P dash। ठीक है, तो सेकंड वाले केस के लिए यहां पे बेटा E जो है तो बेसिकली वो P को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां पे हमने E को P से डिनोट किया हुआ था, तो यहां पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा नॉट का पावर 4। ये वाली बात तो नोट करके रख लीजिए, पहली क्वेश्चन बना लो इसको। अब सेकंड केस हम कंसिडर करें जहां पे another temperature T dash है, पावर रेडिएटेड जो P dash है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा नॉट अपॉन 2 है। सो नाउ केस नंबर 2, जब यहां पे P डैश है, T डैश है, और लैम्डा मैक्स जो हम बात करते थे मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वो लैम्डा नॉट बाई 2 है। इस केस के लिए बेटा यहां पे जो P डैश बनेगा, सेम बातें यहां से बोल रहा हूं मैं। सो जो P डैश बनेगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट का पावर बाई 2 का पावर 4। सो P डैश प्रोपोर्शनल टू 2 का पावर 4, 2 to the 4 to the 8, 16 बाय लैम्डा नॉट का पावर 4। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अगर हम P अपॉन P डैश कर दें तो मजा ही आ जाएगा सर। अगर हम P अपॉन P डैश कर दें, सो P अपॉन P डैश इज इक्वल टू 1 लैम्डा नॉट का पावर 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट का पावर 4। मर गया ये भी। सो P अपॉन P डैश इक्वल्स टू 1/16। सो P डैश इज इक्वल्स टू 16P। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तीसरा नाम दे दीजिए इसको। टेम्परेचर के लिए भी बात करते हैं क्योंकि उसने P डैश इंटू T डैश मांगा था फ्रॉम द टेम्परेचर V से कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। सो बेटा T डिवाइड बाय T डैश करोगे तो ये बनेगा लैम्डा डैश डिवाइड बाय लैम्डा। बेटा लैम्डा डैश था लैम्डा नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे लैम्डा का नॉट कैंसिल हो गया, 1/2 आया। मेरे बच्चे T डैश जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। और अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं P डैश इंटू T डैश को। सो P डैश इंटू T डैश इज इक्वल्स टू 16P इंटू 2T। 16 2 32 होता है, सो 32PT इज द वैल्यू ऑफ P डैश T डैश। मेरे बच्चे P डैश T डैश का जो वैल्यू है वो 32PT के बराबर आ रहा है, जो कि मुझे मिलता है पहले ऑप्शन में। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
समझ रहे हो बात को आप लोग, क्या चल रहा है यहां पे? दो लॉ लगने हैं, सबसे पहले स्टीफन्स लॉ लगाएंगे, उसके बाद वीन्स लॉ लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है? चलो लिख लिया होगा सभी ने, लिखो ये सारी बातें, हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A body with the initial temperature theta I is allowed to cool in a surrounding which has a constant temperature theta naught. Assuming that the Newton's law of cooling is obeyed, let's say K is a constant, then the temperature of the body after time T is expressed by T टाइम के बाद टेम्परेचर को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? आंसर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन चलो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो किया जा रहा है, माइनस का डी थीटा डिवाइड बाय डी टी इक्वल्स टू के थीटा माइनस का थीटा नॉट। ये डी टी उधर भेज दीजिए, तो डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस का के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करिए या फिर आप एवरेज लेके सॉल्व करिए। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं दोनों तरफ और लिमिट्स के साथ करूंगा इंटीग्रेशन, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो यहां पे बनता है इंटीग्रल ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस का के बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ डी टी। बेटा जब टाइम था 0, यही बोला है ना इनिशियली, जब टाइम इनिशियल था तो टेम्परेचर हुआ थीटा नॉट का, जब फाइनल टाइम टी की बात करी तो वहां पे टेम्परेचर आया थीटा का। ओ सॉरी, इनिशियल टेम्परेचर पे जब टाइम इनिशियल था तो यहां पे आया थीटा आई, और जब फाइनल टी टेम्परेचर तो थीटा, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व किया, ये बनता है ln 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज ln थीटा माइनस का थीटा नॉट। लिमिट्स लगाएंगे थीटा इनिशियल से लेके थीटा तक, मुझे थीटा ही तो फाइंड करना है, इक्वल्स टू माइनस का के टी माइनस का 0। चलिए भाई अपर लिमिट पुट की तो ये हो गया ln थीटा माइनस का थीटा नॉट माइनस ln थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी। बेटा ln log a माइनस log b, प्रॉपर्टी तो जानते ही हो तुम लोग। चलो भाई अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ln थीटा माइनस का थीटा नॉट, ln थीटा माइनस का थीटा नॉट माइनस ln थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी। तो इट कैन बी रिटन एज ln थीटा माइनस का थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी। ln का मतलब होता है बेटा log बेस e, ln का मतलब होता है log बेस e, तो ये बनेगा थीटा माइनस का थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू e का पावर माइनस का के टी। ये तो सॉल्व करना आता है, log हटाना आता है ना बेटा, log हटाना आता है ना, ये e इधर चला जाएगा, ये पार्ट पावर में चला जाता है, इस पूरे को लेकर आके उधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो थीटा माइनस का थीटा नॉट इक्वल्स टू थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट इनटू e का पावर माइनस का के टी होता है, और यहां से थीटा का जो वैल्यू मिलता है इट विल बी थीटा नॉट प्लस का थीटा इनिशियल माइनस का थीटा नॉट e का पावर माइनस के टी। बेटा थीटा इनिशियल मतलब इनिशियल टाइम पे जो टेम्परेचर था, थीटा टी टाइम पे जो टेम्परेचर था, और थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। थीटा आई क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। थीटा क्या है? टी टाइम पे टेम्परेचर। थीटा नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका फाइनल आंसर है, थीटा नॉट प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट ई का पावर माइनस के टी। ठीक है, सो टी टाइम पे टेम्परेचर थीटा मान लीजिए बेटा, किसी टाइम टी पे टेम्परेचर थीटा हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो थीटा नॉट है, इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई है। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा सभी ने? ये सारी बातें लिख लीजिए, हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर सवाल देखते हैं। जैसा कि पहला सवाल 2021 का हमें मिला, द टेम्परेचर थीटा एट द जंक्शन। बेटा जंक्शन पे जो टेम्परेचर है वो थीटा है, ऑफ द टू इंसुलेटिंग शीट, दो इंसुलेटिंग शीट है, हैविंग द थर्मल रेजिस्टेंस R1। इधर का थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इधर का थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, ऊपर टेम्परेचर थीटा 2 है, नीचे टेम्परेचर थीटा 1 है बेटा। तो चलिए भाई बताइए इनमें क्या रिलेशन बनेगा। वो क्या मांग रहा है? जंक्शन टेम्परेचर मांग रहा है आपसे। अच्छा एक बात बताओ, हीट का फ्लो कहां से होगा? इसमें जंक्शन टेम्परेचर मांग रहा है, क्या हीट का फ्लो यहां से कराओगे? नहीं सर, हीट का फ्लो यहां से नहीं होगा, हीट का फ्लो होगा यहां से। थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? पता नहीं सर, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया थीटा 1 बड़ा है तो हीट का फ्लो इधर से होगा। ठीक है, हीट इधर से इधर जा रही है, तभी तो जंक्शन टेम्परेचर काउंट कर पाओगे। अगर आप हीट ये वाला कंसिडर कर रहे हो
तो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिखता है क्योंकि हीट जो यहां से जा रही है वही हीट यहां से भी चली जाएगी। तो यहां पे जो हीट पहली वाली रॉड से गई है वही हीट दूसरे से गई है, इसीलिए मैंने बोला कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हीट को ऐसे फ्लो मत करवाना बेटा, जंक्शन टेम्परेचर मांग रहा है वो आपसे, ठीक है। तो हीट का फ्लो हमने कराया इस प्रकार से, तो इस केस में बोलेंगे जो हीट पहले वाले में गई वही हीट दूसरे वाले में आएगी। क्या बोले बेटा यहां पे, सिंस टू शीट्स आर इन सीरीज, शीट्स आर इन सीरीज, तो अगर दोनों शीट जो है मेरे बच्चे वो सीरीज में है तो उस केस में क्या होगा, जितनी हीट पहली वाली से जा रही है उतनी हीट दूसरी वाली से जाएगी। बेटा हीट का फॉर्मूला क्या बनता था, याद है आपको, डेल्टा थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो इट विल बी डेल्टा थीटा 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस पहले वाले का इक्वल्स टू डेल्टा थीटा सेकंड वाले में अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस सेकंड वाले का। भूल गए क्या तुम लोग हीट का फॉर्मूला? देखो भाई पहले वाले केस में डेल्टा थीटा 1 कितना बनता है, तो यहां पे लिखा मैंने इस विल बी थीटा माइनस का थीटा 1, और सॉरी थीटा 1 माइनस का थीटा डिवाइड बाय r1 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस का थीटा 2 डिवाइड बाय r2। चलिए भाई थीटा फाइंड करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस लोग इनको और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस का थीटा डिवाइड बाय r1 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस का थीटा 2 डिवाइड बाय r2 इधर भेजा, थीटा 1 r2 माइनस थीटा r2 इक्वल्स टू थीटा r1 माइनस का थीटा 2 r1। ये r थीटा वाले को साथ में ले आओ, थीटा 1 थीटा 2 को अलग से लिख लो, थीटा 1 r2 प्लस थीटा 2 r1 इज इक्वल्स टू थीटा कॉमन ले लिया r1 प्लस r2। सो यहां से थीटा का वैल्यू जो बनना था इट विल बी थीटा 1 r2 प्लस थीटा 2 r1। समझ आती है बात लोगों, आप लोगों को कोई शक समस्या परेशानी किसी प्रकार की तो नहीं है इसमें? देख लीजिए एक बार जल्दी से, कोई परेशानी है तो बताइए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कुछ समस्या होगी इसमें, बड़ा सिंपल सा फंडा था इसमें। सो इट विल बी थीटा 1 r2 प्लस थीटा 2 r1 डिवाइड बाय r1 प्लस r2। दिस इज द जंक्शन टेम्परेचर बेटा। मैंने बोला था ना जंक्शन पे टेम्परेचर मांगता है, तो दोनों में भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी बड़ी सिंपल है, जितनी हीट पहली वाली में से जाएगी उतनी हीट दूसरी वाली में से भी जाएगी। तो पहली से जो हीट गई वो H1, दूसरी से जो हीट गई वो H2, बराबर है दोनों। सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर। समझ आई बात सभी को? लिखा सभी ने? लिखो इसको भी। हो गया भी सभी का? चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो हमसे बोला गया है, अ मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड इज 20 डिग्री सेल्सियस। the sphere's temperature after the next 5 minutes will be close to। बेटा 50 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंचे हैं 300 सेकंड्स में, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। अगले 5 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा ये बताइए आप लोग। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सॉल्व होगा। दो तरीके होते हैं, या तो आप इंटीग्रेशन कीजिए या फिर एवरेज लीजिए। एवरेज कैसे लेते हैं सर? एवरेज लेने का जो तरीका होता है इट विल बी योर डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t माइनस का t नॉट। बेटा डेल्टा टी यहां पे कितना हुआ सर? 50 डिग्री सेल्सियस से हम लोग पहुंचे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस कितना टाइम लगा? 300 सेकंड्स लगे हैं, इक्वल्स टू के। अब बेटा यहां पे टी कैसे निकालें? देखो ये एवरेज के तरीके से निकाल सकते हो आप लोग इसको। ये टी निकालना हो तो इस टी को निकालने के लिए आप एवरेज का यूज करते हो बेटा। इट विल बी T1 प्लस का T2 डिवाइड बाई 2। कितना टेम्परेचर था पहले? 50 प्लस का 40 बटा 2। बेटा एवरेज वाला मेथड यही कहता है कि आप इनका एवरेज ले लेना, तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो आप टी की जगह पुट कर देना। पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, उसमें आपने इंटीग्रेट किया था उसका। इस बार मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करके मैं यहां पे एवरेज वाले मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। टी का वैल्यू आप एवरेज निकाल लेना दोनों टेम्परेचर का, 50 और 40 का एवरेज निकाला 45 आ रहा है, वो आप यहां पे पुट कर देना। तो 45 माइनस का सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा 20 है, तो हमने पुट किया 20। 50 माइनस 40 10 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल्स टू के इंटू 45 माइनस का 20 कितना होता है बेटा? ये 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 25। चलिए भाई तो 0 से 0 मर जाएगा और के का वैल्यू जो बनेगा इट विल बी 1/750।
25 3 75 और 0 और आ गया, के का वैल्यू मिल गया बेटा हम लोगों को। ये तो कहां से कहां की बात हुई थी, ये बात हुई थी 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में टेम्परेचर कहां पहुंचेगा मुझे नहीं पता। चलिए भाई अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, इन नेक्स्ट 5 मिनट टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से पता नहीं कहां किसी टेम्परेचर टी पे जाके रुकेगा, जो मुझे फाइंड करना है। अगले 5 मिनट में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री, ऑलरेडी कहां पे आ चुके हैं आप लोग, 40 डिग्री पे आ चुके हो, तो 40 डिग्री से टी टेम्परेचर तक जाएगा जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। फिर से वही कहानी बेटा, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। मेरे बच्चे फिर से यहां पे यही करेंगे, 40 माइनस का टी अपॉन 5 मिनट को फिर से 300 सेकंड लिखेंगे। अरे यार 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड्स, 300 सेकंड नहीं बन रही है फिर से। इज इक्वल्स टू बेटा के की जगह पे मैं पुट करूंगा 1/750, फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे, टी की जगह पे मैं एवरेज लिखूंगा, टी की जगह पुट करते हैं। चलो यहाँ पे काम करते हैं, इसको टी डैश कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू टी डैश प्लस का 40 अपॉन 2, एवरेज निकाला, सो टी डैश प्लस का 40 डिवाइड बाय 2 माइनस का सराउंडिंग टेम्परेचर 25 था। 0 से 0 मरेगा, 3 से 10 टाइम्स मर जाएगा और 3 से 25 टाइम्स मर जाएगा, फिर से यहाँ पे 5 से 2 टाइम्स मर जाएगा, 5 से 5 टाइम्स मर जाएगा। सो 40 माइनस का टी डैश इक्वल्स टू 2/5, एलसीएम ले लीजिए, टी डैश प्लस का 40 माइनस का 50 अपॉन 2, 2 से 2 मर जाएगा, 5 इधर भेज दीजिएगा। तो सॉल्व किया हम लोगों ने इसको एंड 5 इधर गया, 5 4 जा 20 होता है, तो 200 माइनस का 5 टी डैश इज इक्वल्स टू टी डैश प्लस का 10। टी डैश प्लस का 10, टी माइनस टी नॉट, टी नॉट से टी 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 प्लस 40/2, टी प्लस 40 50, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 का है। अरे यार सॉरी, मैं सोचा था सराउंडिंग टेम्परेचर, मैंने गलती कर दी, 20 का था सराउंडिंग टेम्परेचर, 40 कैंसिल आउट हो गए, हो जान दो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो और बढ़िया है। तो मतलब ये हो गया कैंसिल आउट, ये 5t उधर जाएगा और इधर सिर्फ टी डैश रहेगा, क्या बात है। सो 200 इज इक्वल्स टू 60 डैश, तो यहां से टी डैश का वैल्यू बनेगा 100/3, 100/3 कितना होता है 33.33, तो 33.33 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 5 मिनट में टेम्परेचर होगा 33.33 डिग्री सेल्सियस, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आती है बातें? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे एवरेज से सॉल्व करो क्योंकि ये टी के बारे में हमें पता नहीं होगा, तो अगर आपको ऐसे टेम्परेचर पता है तो आप सीधा टी निकाल लेना इनका एवरेज लेके। बाकी दूसरा तरीका इंटीग्रेशन का होता है, जैसे हमने पहले किया था, है ना। चलिए भाई लिख लीजिए इसको। समझ आती है बातें? इसको भी लिख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बोला गया है हम लोगों से, एक सिलेंडर जिसका रेडियस r है इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। बेटा एक सिलेंडर जिसका रेडियस r है, इट इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है, जिसका रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1 एंड एट द आउटर सिलेंडर इज K2, assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of the system for the flowing heat flowing along the length of the cylinder। बेटा यहां पे एक सिलेंडर अंदर है, एक सिलेंडर अंदर है और एक सिलेंडर है बाहर जो इसके सराउंडिंग में है। ठीक है, आउटर का जो रेडियस है वो हो जाएगा 2r, इनर वाले का जो रेडियस है वो है r, आउटर वाले का जो रेडियस है वो 2r। अब ध्यान से देखिएगा, अंदर वाला जो सिलेंडर है वो है सॉलिड। अब अंदर तो सॉलिड है तो अंदर से हीट बाहर की तरफ आ रही होगी, तो बेटा वो बोल रहा है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी इस केस में। बेटा ऐसे केस में आप ये बात जानते हैं कि जो भी हीट का फ्लो होगा, है ना, देखो क्या बोला है, फॉर द हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। बेटा हीट का फ्लो अलोंग द लेंथ हो रहा है, हीट यहां से आ रही है। मुझे एक बात बताओ भाई, हीट अगर यहां से आएगी तो हीट का कुछ पार्ट ऐसे ऊपर से जाएगा इसके बीच में से,
और कुछ पार्ट अंदर से जाएगा, तो हीट का हो रहा है बंटवारा बेसिकली। हीट अलोंग द लेंथ आ रही है बेटा, तो यहां पे हॉलो पार्ट दिख रहा है उसको, तो हॉलो पार्ट से तो फ्लो करेगी। अरे हॉलो का पार्ट जो दिख रहा है उसको वहां से तो फ्लो करेगी। मैं 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसने बोला है द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। हीट अलोंग द लेंथ फ्लो कर रही है, उसके लिए बताइए। यार मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है यहां पे। खुद ही सोचो ना, जो भी हीट आएगी उसके पास ऑप्शन है, कुछ पार्ट ऊपर वाले सिलेंडर से जाएगा, कुछ पार्ट अंदर वाले सिलेंडर से जाएगा। तो हीट जो फ्लो हो रही है उसके पास ऑप्शन है, हीट का बंटवारा हो रहा है। तो अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लूं तो क्या मेरा काम बन सकता है? सोच के देखते हैं कि अगर मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊं, सो इट विल बी K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। अब देखो भाई, एरिया की रही बात, तो अंदर वाले का एरिया A1 और ये बाहर वाले पार्ट का जो एरिया है, ये बाहर वाले पार्ट का जो एरिया है ये A2 हो जाएगा। A1 तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं A2 की, सो A2 बेटा, क्योंकि देखो इतने से पार्ट से ही हीट फ्लो होगी, सिर्फ इतने से पार्ट से ही हीट फ्लो होगी, तो इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिखूं पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करते हैं पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि अंदर वाले को तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर जो बनता है इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां पे जो सेकंड वाले का एरिया बनेगा इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। A1 की जगह पुट कीजिए पाई आर स्क्वायर, A2 की जगह पुट कीजिए 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। पुट की वैल्यूज यहां पे अगर मैं देखूं तो भाई साहब, चलो ये ले लेते हैं के इक्विवेलेंट। नया मैंने सोचा पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार, क्या पता आंसर बन जाए, है ना? बन ही जाएगा। वैसे भी हीट का डिवीजन हो रहा है, जहां पे भी हीट का डिवीजन होता है सीधा पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के काम बन जाएगा अपना। तो K1 पाई आर स्क्वायर प्लस K2 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उतने से पार्ट से ही हीट निकल रही थी, डिवाइड बाय, यार इसको सही करो, ये A1 प्लस A2 था, A1 प्लस A2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। सो इट विल बी K1 प्लस का 3 K2 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर मर जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर फॉर द K इक्विवेलेंट कम्स आउट बी K1 प्लस 3 K2 डिवाइड बाय 4। क्या ये मैच कर रहा है क्या? K1 प्लस 3 K2 डिवाइड बाय 4। सो क्या बोला भाई, जो भी हीट आ रही है कुछ पार्ट तो अंदर वाले सिलेंडर से चल जाएगा, कुछ पार्ट ये बाहर जो हॉलो सिलेंडर था उसमें से जाएगा। हीट का बंटवारा हो गया। हीट का बंटवारा हो गया तो मैंने सोचा यार क्यों ना पैरेलल वाली बातें कर ले, क्योंकि जब भी बंटवारा होता है हीट का तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाता है। तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया। पहले वाले का एरिया नॉर्मली पाई आर स्क्वायर पुट किया, दूसरे वाले का एरिया, क्योंकि देखो सिर्फ इतने से पार्ट से ही हीट फ्लो हो रही है बेटा, इतने से इलाके से ही हीट जा रही है। तो सेकंड वाले के लिए जब हमने लिखा तो टोटल पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर को माइनस किया मैंने, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर पूरे बाहर वाले सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया था, उसमें से अंदर वाले को पाई आर स्क्वायर को माइनस किया, तो जो बचा हुआ एरिया है इट विल बी और 3 पाई आर स्क्वायर, वो वहां पे पुट किया, देन आई विल गेट द आंसर। क्लियर है ये सारी बातें? नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो मेन 2019 में पूछा गया था। The temperature difference of 120 degree is maintained between the two ends of a uniform rod AB। भाई यहां पे आप देख रहे हैं रॉड है AB, उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया गया है, तो डेल्टा T AB इट्स योर 120 डिग्री। यहां पे जो लेंथ हो जाएगी पूरी वो हो जाएगी L/2 L/2, तो इट विल बी योर 2L, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी बेटा 2L की, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें क्या किया आपने, एक और रॉड जो कि PQ है, इसका सेम क्रॉस सेक्शन है AB के जैसा, उसको वहां पे आपने लगा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब बताइए कि टेम्परेचर डिफरेंस P और Q के अक्रॉस कितना रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि यार एक काम कर रहे हैं, पहले तो जब हम बात करते हैं हीट फ्लो की, सो इट विल बी डेल्टा T AB डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस जो आनी है, डेल्टा टी ए बी डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस जो आनी थी।
क्या ये पहले भी था? क्या ये पहले भी था? नहीं था सर। बेटा यहां पे अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, फिर ये एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, फिर ये एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। क्या बात से सहमत है आप लोग? यहां पे इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। इधर L/4 लेंथ का है, L/4 लेंथ का है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। थर्मल रेजिस्टेंस बना रहा हूं ये सारी मैं, इसका बेटा लेंथ L हो जाएगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R होगा और इधर भी थर्मल रेजिस्टेंस R/4 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा वो? हाँ, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं तो सर यहां पे देखिए R/4 प्लस R/4 R/2 हो जाता है, सीरीज में है ना बेटा। सो R/4 प्लस R/4 R/2 प्लस R 3R/2। तो ऊपर वाले पार्ट को हटा के इसकी जगह 3R/2 बनाते हैं। चलो इक्विवेलेंट बना लेते पहले रेजिस्टर्स का, रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट बनाते हैं हम लोग। सो यहां पे रेजिस्टेंस था R/2 जिसका लेंथ आधा है बेटा। देखो R प्रोपोर्शनल टू है L के, समझो। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, कंडक्टिविटी सेम है, भूल जाओ। तो R प्रोपोर्शनल है L के, तो जिसका लेंथ जितना उतना ही उसका रेजिस्टेंस। लेंथ अगर आधा है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। लेंथ अगर 1/4 है तो रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा, क्योंकि R इक्वल्स टू L/KA होता है। चलिए भाई, इसका लेंथ था L तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R, इसका लेंथ था L/2 तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ये पॉइंट B हो जाएगा, यहां पे पॉइंट A हो जाएगा। ये इसका लेंथ L/4 था तो रेजिस्टेंस R/4, इधर रेजिस्टेंस R और यहां पे भी रेजिस्टेंस R/4। बेटा ये R/4 R और R/4 सीरीज में है, सीरीज में होने के कारण इनका इक्विवेलेंट कुछ इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। तो ये R/2 R R/2, बेटा यहां पे 3R/2 बनेगा इसका इक्विवेलेंट। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ये 3R/2 और R दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में सॉल्व करेंगे इनको। ये R/2, ये R/2, यहां पे पॉइंट A, यहां पे पॉइंट B। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे देखिए 3R/2 और R, 3R/2 और R पैरेलल में है सर। ये बेटा पैरेलल में होने की वजह से इनका इक्विवेलेंट होगा 3R/2 इंटू R डिवाइडेड बाय 3R/2 प्लस का R। यहां पे 5R ये हो जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, तो 3R/5 ये हो जाएगा 3R/5। ठीक है, ये R/2 3R/5 R/2। बेटा A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा था ये हो जाएगा 8R/5। A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट बन रहा था ये बनता है 8R/5। तो RAB थर्मल रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस कितना है? 8R/5। थर्मल रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 8R/5। इसको उठा के मैं यहां पुट करने वाला हूं। सो डेल्टा T कितना है? 120 डिग्री का पुट करिए, 120 डिवाइडेड बाय 8R इंटू यहां पे 5 आ जाएगा बेटा। 4 से काट दिया, 4 2 8 होता है, 4 3 12 होते हैं और ये 0 आ जाएगा। 3 से 15 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 15 5 75 अपॉन R। ये क्या निकाला? रेट ऑफ हीट फ्लो 75 बाय R। ठीक है। सो P और Q के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस कितना रहेगा ये मुझे बताना है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको ना कंसीडर करके मैं P और Q के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लेता हूं। पोटेंशियल का डिफरेंस जैसे निकालते हैं ना हम लोग, वैसे P और Q के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस निकालता हूं। ये पॉइंट P था, यहां पे पॉइंट Q था। बेटा P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जैसे कि हमें फाइंड करते थे, वैसे मुझे थर्मल का डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेटा अक्रॉस PQ, क्योंकि देखो एक बात तो समझ आ चुकी है कि जितना हीट फ्लो इधर से होगा उतना ही हीट फ्लो इधर से होगा। तो बेटा H का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है, इट विल बी 75 अपॉन R। पुट करते हैं यहां पे। सिर्फ P और Q के लिए बात करूंगा मैं, P और Q के लिए बात करूं, सिर्फ इतनी सी बात करूंगा मैं, और कुछ नहीं। तो इसको हमने सॉल्व किया, P और Q के बीच में RPQ
thermal resistance of PQ, it's how much? 3R by 5. 3R by 5. ठीक है, तो हीट वही बात हो जाएगी, डेल्टा टी डिवाइड बाय आर टी एच क्रॉस पी क्यू इज योर एच। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है कितना होगा। सो पी क्यू के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी पी क्यू इक्वल्स टू एच इंटू आर टी एच पी क्यू। हीट कितनी निकाली थी आप लोगों ने? हीट कितनी निकाली थी अभी आप लोगों ने? 75 अपॉन आर लिख दीजिए यहां पे, 75 डिवाइड बाय आर इंटू थर्मल, ये वाला कितना है था 3R बाई 75, 3R बाई 5, आर से आर मरेगा, 5 से ये 15 टाइम्स कैंसिल होगा, 15 3 45 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा बेटा। 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा P और Q के बीच में। तो यहां पे हमें ये चीज मिलती है ए ऑप्शन में। पहले मैंने रेट ऑफ हीट फ्लो निकाला बेटा, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कीजिए। पूरे पार्ट को सॉल्व करते करते P और Q के बीच में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है 3R बाई 5। बेटा तीनों के तीनों आप देख रहे हो सीरीज में है, जो हीट इससे जाएगी वही हीट इससे जाएगी, वही हीट इससे जाएगी। करंट के इक्विवेलेंट वाली बातें चल रही है बेटा। तो P और Q के अक्रॉस जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे तो I इंटू आर किया करते थे, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो H इंटू आर करना पड़ेगा। कितनी हीट निकल रही है यहाँ पे? तो भाई मैंने निकाली है 75 अपॉन आर, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3R बाई 5, तो H इंटू आर किया, देखो H इंटू आर किया इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, है ना सिंपल। H था 75 अपॉन आर और यहाँ पे RTH 3R बाई 5 था। सॉल्व किया 45 डिग्री आंसर आ रहा है। क्लियर है ये बातें सबको? नोट कर लीजिए, करना है तो। किया नोट सभी ने? ये भी नोट कीजिए। हो गया? यहां पे आइए, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो उम्मीद करता हूं कि जो हीट फ्लो की बातें हैं वो आपको समझ आई होगी। बाकी मैंने सारी बातें यहाँ पे कवर करा दी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको करा दिए। बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस ये लिमिटेड है, और भी बहुत क्वेश्चंस है जो आप कीजिए सॉल्व। और कोई समस्या है तो उसके लिए डाउट का एक हमने पोर्टल दे ही दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जाके डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। बाकी अगर वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हो, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में कोई डाउट आता है, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए magnetbrain.com। उसमें आपको जाना है IIT JEE में। IIT JEE में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो अभी क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तीनों लेक्चर्स के तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस आप यहाँ पे आके देख सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और बेटा ये सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे इसका सब्सक्रिप्शन मांगा जाए या कूपन कोड लगाने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा हमारा। बढ़िया, आप आओ, अपने लेक्चर्स देखो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। बाकी अपने भाई बंधु तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई साहब मैग्नेट ब्रेन पे ये जो 1 डे 1 चैप्टर का जो प्लान चल रहा है पूरा, वो एकदम फुल्ली लेवल, हाई लेवल पे चल रहा है, तो आके जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इन चीजों को मिस ना करें, क्योंकि इतने कम समय में इतनी प्रॉपर तरीके से रिवीजन आई थिंक नहीं मिल पा रही होगी। तो ये चीज आपको मैग्नेट ब्रेन पे मिलेगी, तो आके जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ठीक है। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और बस इतनी ही बातें थी। अगले लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो सवाल आने की संभावना जो सबसे ज्यादा होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में होती है। तो देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और पिछले कुछ सालों में कैसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।